कि कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। डीजल और पेट्रोल को देखो रहा सेंचुरी मार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। एक शख्स आरएसएस की नफरत की राजनीति के खिलाफ कन्याकुमारी से कश्मीर तक हर दिन पिछले 70 दिनों से 25 किलोमीटर हर दिन पैदल चल रहा है और ये कह रहा है कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। कहा अगर मैं महात्मा गांधी के दौर में पैदा हुआ होता तो अंग्रेजों के खिलाफ उस वक्त भी महात्मा गांधी के साथ चल रहा होता, लेकिन अगर मैं राहुल गांधी के साथ पैदा हुआ हूं तो ये मेरी खुशनसीबी है कि देश को जोड़ने के लिए मैं उनके कंधे से कंधा मिला करके चल रहा हूं। और अभी हम चलते जाएंगे। टूटी हुई कश्ती का हुनर देख रहे हैं, साहिल पे खड़े लोग इधर देख रहे हैं, तुम पांव के छालों को फकत देख रहे हो, हम और भी आगे का सफर देख रहे हैं। जब वो आपके बीच में आए तो उनसे कहिए कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो। तैयार रहना लिपायत वालों, ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो। हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो। मैं गुजरात में खड़ा हूं जहां हिलाने से पुल टूट जाता है। हम चैनलों पर देख रहे थे कि उधर 141 लाशें बिछी और मीडिया एक नैरेटिव बना रहा है कि लड़के पुल हिला रहे थे इसलिए टूट गया। कमाल है, पुल हिलाने से पुल टूट जा रहा है। ये गुजरात है कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। सही बोल रहा हूं, सही कह रहा हूं ना? चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल से महारत बेच रहा है। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अगला जो मिसरा है ना वो सच्चा लगे तो सुन के बताना। ये चुनाव अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सिर्फ एक विधायक चुनने का चुनाव है तो नहीं। ये इलेक्शन जो 1 तारीख को आपको बटन दबाने के लिए कतारों में खड़ा होना है वो सिर्फ एक एमएलए चुनने का चुनाव नहीं है। ये इलेक्शन उससे कहीं बहुत बड़ा इलेक्शन है। एक तरफ वो ताकतें हैं जो चाहती हैं कि मुल्क डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिखे हुए संविधान से न चले बल्कि उनकी मर्जी से चले, उनकी सोच से चले, जैसा वो चाहे वैसा चले। और एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो चाहती हैं कि यह देश महात्मा गांधी के विचारों से चले, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पसीने और खून से सींचे हुए इस मुल्क की जमहूरियत से चले, जो चाहते हैं कि मौलाना आजाद के उसूलों से चले, जो ये चाहते हैं कि ये मुल्क मोहब्बत और प्यार से चले। गुजरात वालों, जिस गुजरात मॉडल का जुमला बेच करके पूरे देश में वोट मांगा गया, मैं उस गुजरात मॉडल को पिछले 2 हफ्ते से गुजरात में देख रहा हूं, महसूस कर रहा हूं। वो गुजरात मॉडल तो अलग ही है। जिधर चले जाइए बड़ी तादाद में नौजवान परेशान घूम रहा है, उसके पास रोजगार नहीं है। देश को 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का दावा करने वाले प्रधानमंत्री जी के अपने राज्य गुजरात में जब नौजवान नौकरी लेने के लिए पर्चा भरता है, पेपर देने की कोशिश करता है तो एग्जाम से पहले पेपर लीक हो जाता है। यह है इस गुजरात का सच। वो गुजरात जहां शराब बंदी है वहां एक साथ 50 से ज्यादा लोग जहरीली शराब पीने से मर जाते हैं और मीडिया में चर्चा तक नहीं होता। यह है सच। वो जो मॉडल जिसका
दावा किया गया पूरे देश में, उसका सच ये है कि लोग महंगाई से परेशान हैं। शाहरुख खान के बेटे के पास 5 ग्राम ड्रग्स मिली तो टीवी चैनलों पर 1 महीने का तमाशा आपको याद होगा। लेकिन ये वही गुजरात है जिसकी मुद्रा पोर्ट पर हजारों हजार करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई और आज तक कोई बात करने को तैयार नहीं है, कोई मीडिया बात करने को तैयार नहीं है, कोई एजेंसी जांच करने को तैयार नहीं है। आखिर कौन ला रहा है गुजरात में इतने ड्रग्स? किस मुख्यमंत्री, किस मंत्री के इशारे पर गुजरात को नशे का अड्डा बनाने की साजिशें रची जा रही हैं? यह है इस गुजरात मॉडल का सच। मैं तो जब सुनता हूं कि गुजरात गुजरात, मैं इन दिनों 2 हफ्ते से घूम रहा हूं, सड़कों की हालत ऐसी है कि सड़क पे चलिए तो पता ही नहीं चलता कि आप सफर कर रहे हैं या आखिरी सफर कर रहे हैं। गड्ढे इतने हैं कि पता ही नहीं चलता कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़कें हैं। यह है इस गुजरात मॉडल का सच। और ऊपर से आज तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक जगह भाषण देते हुए कहा कि कांग्रेस ने गुजरात को बर्बाद कर दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपकी याददाश्त जानता हूं अच्छी है, फिर आप ये क्यों भूल रहे हैं कि पिछले 27 साल से गुजरात में आप ही की सरकार है? और अगर 27 साल में सरकार होने के बावजूद आप इस गुजरात को नहीं सुधार पाए तो फिर ये तो फेल्योर आपका है। मैं सूरत में खड़ा हूं, ये व्यापारियों का शहर है, यहां कारोबार करने वाले लोग हैं, किसी सरकारी रहमो करम पर पलने वाले लोग नहीं है। ये अपने हुनर से, अपनी मेहनत से, अपने पसीने से अपने बच्चों के लिए रोजगार कमाने वाले लोग हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने, भाजपा की सरकार ने 2 बार आपकी कमर ऐसे तोड़ी कि आप उठ नहीं पा रहे। आप याद करिए वो दिन आज से 6 साल पहले का, जब रात के 8 बजे टीवी चैनल पर महामहिम नमूदार हुए और उन्होंने कहा, भाइयों बहनों, आज से 500 और 1000 के नोट रद्द दिए, नोटबंदी कर दी एक झटके में। वो तमाम माएं बहनें जिन्होंने अपने परिवार से छुपा करके, अपने घर वालों से छुपा करके, कहीं रसोई में आटे के डब्बे में, कहीं अपने पल्लू में बांध करके कुछ पैसे इसलिए रखे थे कि वो मुश्किलों में काम आएंगे, एक झटके में सब कागज के टुकड़े बन गए। और उसका हासिल क्या रहा उस नोटबंदी का? मुझे आज भी याद है बैंक की लाइनों में लगी हुई वो कतारें, जिसमें 100 से ज्यादा लोग बैंक की लाइनों में लगे हुए अपना दम तोड़ गए। किसी की कोई जवाबदेही नहीं। एक बार आप उस नोटबंदी से उबर पाते, फिर वो एक नया टैक्स लेके आए, गब्बर सिंह टैक्स, जीएसटी। और जो रही सही कसर थी, सूरत जैसे व्यापारियों के शहर में व्यापारियों की कमर ऐसे तोड़ दी गई, ऐसे तोड़ दी गई कि उनके पूरे कारोबार को चौपट कर दिया गया। लिंबायत वालों, ये जो चुनाव है, इन तमाम चीजों पे जवाब मांगने का चुनाव है। सवाल करिए। मैं तो गुजरात में खड़ा हूं, मैंने तो वो मंजर भी पिछले दिनों देखा कि जब 141 से ज्यादा लाशें बिछी थी, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता पानी में उतर उतर करके लोगों की लाशें निकाल रहे थे, परिवारों के साथ खड़े हो रहे थे। लेकिन उसी वक्त इस देश का हाकिम एक दिन में 3 बार कपड़े बदल करके ट्रेनों को हरी झंडी दिखा रहा था या उद्घाटन कर रहा था। तो सवाल तो पूछना पड़ेगा। आज ये कहा जा रहा है, हिमाचल में वोट मांगते हुए कहा गया कि अगर हिमाचल में हमारी सरकार नहीं बनी तो कांग्रेस वाले हमें दिल्ली में काम नहीं करने देंगे। यही आपके यहां भी कहा जा रहा है कि अगर गुजरात में सरकार नहीं बनी डबल इंजन की तो काम नहीं करने देंगे कांग्रेस वालों। मैं तो हैरत में हूं, यहां जो सरकार है, मुझे तो उनके मुख्यमंत्री का नाम तक नहीं पता। मुझे क्या पूरे देश को नहीं पता, आपको भी नहीं पता होगा। जो पिछले वाले थे उनको क्यों बदला गया उन्हें आज तक नहीं पता, विजय रूपानी जी को। जो नए वाले हैं उन्हें क्यों बनाया गया उन्हें भी नहीं पता है। ऐसे में आपको जरूरत है एक मजबूत सरकार चुनिए, एक नई सरकार चुनिए जिसके सपने नए हो, जो गुजरात में कुछ करने की जद्दोजहद कर सके, जो गुजरात को बदलने का सपना देख सके। ऐसे में आपको कांग्रेस को चुनना पड़ेगा। और मैं क्यों छाती ठोक करके पूरी जिंदगी के साथ आपसे यह कह रहा हूं कि आपको कांग्रेस को चुनना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस की जो सोच है वो इस देश को मोहब्बत से लेके चलने की सोच है। एक शख्स आरएसएस की नफरत की राजनीति के खिलाफ कन्याकुमारी से कश्मीर तक हर दिन पिछले 70 दिनों से 25 किलोमीटर हर दिन पैदल चल रहा है और ये कह रहा है कि नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। 59 लोगों को एकजुट करने की कोशिश कर रहा है, मोहब्बत से आगे बढ़ रहा है।
मैं उसके साथ चलता रहा हूं इस यात्रा में। कई कई जगह ऐसे मंजर आए हैं लिंबायत वालों की 1-1 लाख से ज्यादा आवाम एक वक्त में राहुल गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर के ये नारे लगा रही थी कि नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। उससे एक पत्रकार ने पूछा केरल में, जब मैं उस यात्रा में चल रहा था, कि इमरान साहब आप क्या कहेंगे, आप इस यात्रा में राहुल जी के साथ चल रहे हैं। तो मैंने एक ही बात कही थी, मैंने कहा अगर मैं महात्मा गांधी के दौर में पैदा हुआ होता तो अंग्रेजों के खिलाफ उस वक्त भी महात्मा गांधी के साथ चल रहा होता, लेकिन अगर मैं राहुल गांधी के साथ पैदा हुआ हूं तो यह मेरी खुशनसीबी है कि देश को जोड़ने के लिए मैं उनके कंधे से कंधा मिला करके चल रहा हूं। और अभी हम चलते जाएंगे। टूटी हुई कश्ती का हुनर देख रहे हैं, साहिल पे खड़े लोग इधर देख रहे हैं, तुम पांव के छालों को फकत देख रहे हो, हम और भी आगे का सफर देख रहे हैं। हमारी जो कोशिश है, हमारी जो सोच है वो ये है कि मोहब्बत से देश को जोड़ा जाए। गुजरात इस बार परिवर्तन के मुहाने पर खड़ा है। पिछली बार भी परिवर्तन होते होते रह गया था, बहुत थोड़ी सी कसर से चूक गए थे आप। सूरत वालों खासतौर से आप चूके थे। अगर आप न चूके होते तो गुजरात पिछली बार ही बदल गया होता, लेकिन आप चूक गए थे। मैं आपसे शिकायत कर रहा हूं ये बात, लेकिन इस बार उस चूक का बदला चुकाने का वक्त है। और अगर इस बार आपने समझदारी से वोट किया तो आपको पिछली बार याद होगा कि विधानसभा चुनाव में सांसें अटक गई थी, पानी में जहाज उतारना पड़ा था, तमाम करतब दिखाने पड़े थे। इस बार उन्हें पता है कि गुजरात बदलने जा रहा है। उन्हें पता है कि अकेले भाजपा कांग्रेस को नहीं रोक सकती, तो इसलिए उन्होंने फिर 2 दोस्त बुलाए अपने, एक दिल्ली से और एक हैदराबाद से, कि आइए और मदद करिए हमारी। आम आदमी पार्टी के लोग आएंगे आपके बीच में वोट मांगने, लेकिन मैं तो बस 2-3 बातें आपसे कहूंगा कि आम आदमी पार्टी के जो फाउंडर मेंबर थे, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के साथ मिलकर के आम आदमी पार्टी बनाई, वो अपने गुनाहों का प्रायश्चित करते हुए राहुल गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के पैदल चल रहे हैं। नाम गिन लीजिए, योगेंद्र यादव पैदल चल रहे हैं, नाम गिन लीजिए, प्रशांत भूषण जी पैदल चल चुके। उनके साथ के कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि हमसे गलती हुई, हम पहचान नहीं पाए आरएसएस के छोटे रिचार्ज को, हमसे गलती हुई, हम इसलिए आपके भी साथ आए हैं कि हम उसका प्रायश्चित कर सकें। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि पिछले कुछ महीनों से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन आपने देखा होगा कि वो पंजाब जो अमूमन अपनी खेती के लिए, अपनी हरियाली के लिए, अपनी खुशहाली के लिए जाना जाता था, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है वो बंदूकों की गूंज के लिए जाना जा रहा है, हत्याओं के लिए जाना जा रहा है। खुलेआम खालिस्तानी समर्थक वहां नारे लगा रहे हैं, पोस्टर लगा रहे हैं, और आम आदमी पार्टी की सरकार वहां चुप बैठी है। ऐसे में मैं आपको आगाह करते हुए कह रहा हूं गुजरात वालों कि वो परिवर्तन का नारा देकर के अगर आपके बीच में आए तो आप उनसे सवाल जरूर पूछिएगा कि अगर आपको इस देश से मोहब्बत है, हमें मोहब्बत है इसलिए हम ये सवाल पूछ रहे हैं, पूछिए आम आदमी पार्टी से कि अगर आपको देश से मोहब्बत है तो पंजाब में जो खालिस्तान का पोस्टर लगाने वाले लोग हैं उनके साथ आपकी हमदर्दी क्यों है, ये सवाल जरूर पूछिए उनसे। लिंबायत वालों, मैं जानता हूं गोपाल भाई ने काम बहुत किया है। एक तरफ पैसा है, दौलत है, ताकत है, और एक तरफ जमीन से जुड़ा हुआ एक इंसान है जिसने आपकी खिदमत की है, आपके दुख में, आपके सुख में खड़ा रहा है। तो फिर आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। मैं ये जानता हूं कि आप इस बात पर ईमान रखने वाले लोग हैं कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी अदा कर दी जाए। तो मुझे बताओ कि गोपाल भाई ने आपकी अब तक खिदमत की है या नहीं की है? की है। और इस बार भाजपा जानती थी कि एक मजबूत प्रत्याशी आया है जो जीतने जा रहा है, तो फिर उन्होंने यहां एक नया तरीका निकाला। मैंने सुना यहां पे 2-3 दर्जन अपक्ष प्रत्याशी खड़े किए गए, थोक के भाव ढूंढ के लाए गए। कुछ काम नहीं है तो पर्चा ही भर दो, 10-20 वोट भी काटोगे तो गोपाल भाई का नुकसान करोगे, यही सोच के भरवाए गए होंगे मेरा ख्याल है। मैंने सुना 30 से ज्यादा अपक्ष के उम्मीदवार, कितने? 33, 33, 34, कमाल है। मतलब आप सोचिए कि सांस कितनी अटकी हुई है भाजपा वालों की कि 34 कैंडिडेट अपक्ष के ढूंढ के लाए गए हैं
कि अगर 10-10, 15-15 वोट भी एक आदमी काटता है तो ठीक ठाक नुकसान हो सके। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं मेरे भाई कि अपने एक एक वोट की अहमियत समझिए और एक अच्छे इंसान के साथ खड़े होइए। मैं जानता हूं लिंबायत वालों कि आप इस बार बहुत समझदारी से काम लेने जा रहे हैं। हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। इस बार ये ज़हन बना लीजिए कि कांग्रेस का एक एक प्रत्याशी, मैंने कहा ना, इस बार सवाल इस बात का नहीं है कि विधायक चुनना है, प्रत्याशी कैसा है, मजबूत है, कमजोर है, कैसा लड़ रहा है, ये सोचना ही नहीं है। ये सोचना है कि एक शख्स जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक मुल्क को जोड़ने की मुहिम में अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर निकला है, आपकी दबाई गई एक एक बटन उसके पैरों को ताकत देगी, उसकी सोच को, उसकी हिम्मत को ताकत देगी। आपको ये सोच करके 1 तारीख को वोट डालने के लिए चुनाव में जाना है। हमारे बीच में धनसुख भाई भी आ चुके हैं, हम उनका भी खैर मकदम करते हैं। मेरे भाई लिंबायत वालों, मैं आपसे 2-3 और जिम्मेदारी भरी बातें कहना चाहता हूं। ये जो 34 लोग हैं, इनका मकसद क्या है? उन्हें पता है उन्हें जीतना नहीं, लेकिन वो किसका साथ देने के लिए खड़े हुए, किसका सपोर्ट करने के लिए खड़े हैं? उन्हें समझाइए, उन्हें बताइए, उन्हें बताइए कि जब जंगल में आग लगती है तो न तो वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में तब्दील करते हैं, और न वो बांस बचते हैं जिनकी आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा होती है। मेरी इस बात को अपने जहन में बसा लीजिएगा, उन्हें समझाइए कि जब जंगल में आग लगती है तो न तो वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में तब्दील करते हैं, और न वो बांस बचते हैं जिनकी आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा होती है। उन्हें समझाइए, उन्हें बताइए, वो आपके मोहल्लों में वोट मांगने के लिए आए तो इस बार बिखरिए मत, पिछली बार वाली गलती मत दोहराइए। एक मजबूत आदमी, जमीन से जुड़ा हुआ आदमी आया है, और जिन्हें ये लग रहा होगा कि गोपाल भाई के तो कमजोर आदमी है, बेचारे शरीफ आदमी है, चुनाव कैसे लड़ पाएंगे, उनके पास बहुत पैसा है, गोपाल भाई के पास कम पैसा है, तो उन्हें बताओ कि गमों की धूप में भी मुस्कुरा कर चलना पड़ता है। ये दुनिया है, यहाँ चेहरा सजा कर चलना पड़ता है। तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, लेकिन चढ़ाई पर कमर सबको झुका कर चलना पड़ता है। उन्हें समझाओ, ये जनता है, ये आवाम है, ये जब बगावत पर आती है तो अच्छे अच्छे धन्ना सेठ कहां चले जाते हैं पता भी नहीं चलता है। उनसे सवाल पूछो अगर वोट मांगने आए। मैं जितना इस कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में रिसर्च कर रहा था, मुझे पता चला कि काम के नाम पर तो आप सवाल पूछते रह गए, काम तो कुछ हुआ ही नहीं। पिछले 3 बार से ताकत में होने के बावजूद मौजूदा विधायक ने क्या काम किया, अगर आप सवाल पूछे तो शायद एक जवाब नहीं मिल सके आपको। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जो 27 सालों से और 2014 से अच्छा दिन अच्छा दिन अच्छा दिन देने की बातें की जा रही थी, अब वो अगर आपके बीच में आए तो उनसे कहिए कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो। वो जो पीछे खड़े हैं मैं उन्हें भी शामिल करता हूं, हाथ बांध के, जो अभी तक फैसला नहीं कर पाए हैं किसे वोट देना है, आज फैसला करने के लिए आए हैं, तो मैं उनको भी शामिल करता हूं कि जब वो आपके बीच में आए तो उनसे कहिए कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो। तैयार रहना लिंबायत वालों, ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो। हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो। मैं गुजरात में खड़ा हूं जहां हिलाने से पुल टूट जाता है। हम चैनलों पर देख रहे थे कि उधर 141 लाशें बिछी और मीडिया एक नैरेटिव बना रहा है कि लड़के पुल हिला रहे थे इसलिए टूट गया। कमाल है, पुल हिलाने से पुल टूट जा रहा है, ये गुजरात है। मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी,
उस दिन मोरबी में हॉस्पिटल में जाने के लिए जितना रंग रोगन करवाया गया, अगर उतना सही से रंग रोगन पुल का करवाया गया होता तो अस्पताल का रंग रोगन करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग सवाल पूछ रहे हैं, मैं गुजरात में खड़ा हूं, यहां से ट्रेन चलती है और भैंसे से टकराती है तो भैंसा नहीं मरता, ट्रेन का इंजन टूट जाता है। मैं गुजरात में खड़ा हूं, यहां पे सड़क के उद्घाटन में सड़क पे नारियल फोड़ा जाता है तो नारियल नहीं फूटता, सड़क टूट जाती है। यह है विकास की सच्चाई जो 27 सालों में आप तक नहीं पहुंचा है। यह है जब आप और थोड़ा चुनाव के नजदीक जाएंगे ना और आप उनसे पूछेंगे हमारा पानी, हमारी सड़क, हमारी बिजली कहां है, हमारे बच्चों के रोजगार कहां है, आप उनसे पूछेंगे कि वो आटा चावल जो सस्ता था आपने उस पर भी जीएसटी लगा दी। भगवान की बातें करने वाले, भगवान के नाम पर वोट मांगने वाले, भगवान कृष्ण के सबसे पसंदीदा जो भोजन थे वो थे दूध और दही मक्खन, उस पर भी जीएसटी लगा दी। आप उनसे सवाल करेंगे तो वो आपसे कहेंगे नहीं नहीं ये सब मत पूछो, हिंदू मुसलमान पे बहस करो। तब आप उनसे कहना कि नहीं, अब वो दिन चले गए, हमने बहुत कर लिया, हमने बहुत झेल लिया, हमें अब मुद्दों पे बात करनी है। मैं पिछले सेशन में पार्लियामेंट में खड़ा था, हम लोग दूध का पैकेट लेकर के, छाछ का पैकेट लेकर के पार्लियामेंट में नारे लगा रहे थे, तो हमारी वित्त मंत्री जी खड़ी हुई, निर्मला ताई, उन्होंने बड़ी हैरत में कहा आप लोग चिल्ला क्यों रहे हैं, महंगाई है कहां, इस देश में महंगाई नहीं है। उन्होंने ये कहा तो मुझे लगा कि वो पेट्रोल और डीजल जो यूपीए के समय में 55 रुपए 60 रुपए लीटर बिकता था वो 100 रुपए के करीब पहुंच गया। वो रसोई गैस जो 400 रुपए का बिकता था वो 1000 के पार हो गया। वो खाने का तेल जो 100 रुपए से भी कम में था वो 225 रुपए किलो पहुंच गया। और निर्मला ताई कह रही है कि महंगाई कहां है। ये है इनका शासन, ये है इनकी पॉलिटिकल स्टाइल। लेकिन सवाल करोगे तो हर बहस को हिंदू मुसलमान पे पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन मैं तो अलग ऐलान सवाल करता हूं, क्योंकि मैं सियासतदान बाद में हूं, शायर पहले हूं, मेरी अपनी जिम्मेदारियां हैं। मैं तो पूछूंगा कि कहां सोया है चौकीदार। मैं सवाल पूछूंगा क्योंकि मुझे आपकी नुमाइंदगी करना है, मुझे आपकी धड़कनों की तर्जुमानी करना है। और अभी 4 दिन बाद 7 दिसंबर से फिर से सेशन शुरू होगा, तो मैं तो वहां भी पूछूंगा कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। डीजल और पेट्रोल को देखो रहा सेंचुरी मार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। शायरों को थोड़ी सी छूट होती है, वो कह लेते हैं अपनी बात और कहते हैं तो फिर यूं कहते हैं कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। सही बोल रहा हूं मैं, सही कह रहा हूं ना। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अगला जो मिसरा है ना वो सच्चा लगे तो सुन के बताना कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। जंजाल महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। लिंबायत वालों, सूरत वालों, मैं जानता हूं आप जहन बनाए हुए हैं, आप गोपाल भाई की मेहनत का उन्हें इनाम देना चाहते हैं, लेकिन आपको 2-3 चीजें समझ के रखनी है कि झांसे में नहीं आना है, किसी बरगलाने में नहीं आना है, बहकाने में नहीं आना है। अभी नई नई साजिशें होंगी, नई नई बदमाशियां होंगी, लेकिन आपको डटे रहना है, आपको एकजुट रहना है।
आपके साथ दो दुश्वारी है। पहली है कि सुबह जब चाय की दुकान पे बैठते हैं तो 2 मिनट में सरकार बना देते हैं और 2 मिनट में बिगाड़ देते हैं। लेकिन जिस दिन वोट देना होता है उस दिन आपको लगता है कि यार गोपाल भाई तो जीत रहा है, कौन जाकर के लाइन में लगे, कौन मेहनत करे, कौन परेशान हो, धूप है। नहीं, अपने एक एक वोट की अहमियत समझिए। अगर आप चाहते हैं कि गुजरात में परिवर्तन हो, अगर आप चाहते हैं कि गुजरात में असल विकास की बात करने वाले लोग आए, अगर आप चाहते हैं कि देश मोहब्बत से चले, अगर आप चाहते हैं कि राहुल गांधी के कदमों को ताकत दी जाए, अगर आप चाहते हैं कि महात्मा गांधी जो इस गुजरात की पहचान है, मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि गुजरात महात्मा गांधी का है, सरदार पटेल का है और उसकी इस पहचान को उससे कोई छीन नहीं सकता है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि उस पहचान को बचाए रखने के लिए आपको वोट करना है।